हेलो फ्रेंड्स, आप सभी साथियों का अपने यूट्यूब चैनल सत्या एजुकेशनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं सत्य प्रकाश जो कि आपको फ़ाइल बनाने के बारे में बताएंगे कि किस प्रकार से आपको फ़ाइल बनानी है और क्या लिखना है, कौन सी हेडिंग होनी चाहिए। फाइल का नाम है रिफ्लेक्शन एंड कंसोलिडेशंस ऑफ इंटरशिप रिपोर्ट राइटिंग। इसमें आपको किस प्रकार से लिखना है आइए जानते हैं। बीएड फोर्थ सेमेस्टर वालों के लिए है ये फाइल। चिंतन का अर्थ क्या है, पहले आप लिखेंगे चिंतन है क्या, मतलब उसका अर्थ क्या होता है, उसके बारे में लिखेंगे। समस्त प्राणियों में से मनुष्य सर्वाधिक चिंतनशील व्यक्ति है। आप लोग जानते हैं कि हम लोग सबसे ज़्यादा चिंतनशील, मतलब अपने विचारों में, मन में बहुत सी चीज़ें ऐसे सोचते हैं या चिंतन करते हैं विषय के बारे में। यही मनुष्य चिंतन मनुष्य और समाज के बीच के विकास का कारण है। जो हम चिंतन करते हैं वो मनुष्य और समाज के बीच में एक विकास का कारण यही है जो हम चिंतन करते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार चिंतन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी मानसिक प्रक्रियाओं का समावेश होता है। जो हम लोग सोचते हैं उसी के बारे में, हम जो मन में सोचते हैं उसी मानसिक प्रक्रियाओं का समावेश इसमें होता है चिंतन में। कई बार व्यक्ति के सामने ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जिसमें व्यक्ति अपने पूर्व अभ्यस्त उपायों के द्वारा समायोजन नहीं कर पाता है। बताया जा रहा है कि जो हमारे सामने ऐसी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जिसका हम समाधान या उपाय के द्वारा हम समायोजन उसमें उस परिस्थिति में नहीं कर पाते, मतलब उस परिस्थिति को सॉल्व नहीं कर पाते हैं या नए स्थान पे कहीं जाते हैं, अगर उसकी माहौल के बारे में नहीं पता है या माहौल के बारे में समायोजन नहीं कर सकते हैं तो ऐसी परिस्थितियाँ क्या कहलाती हैं, समस्या कहलाती हैं। समस्या के समाधान के लिए व्यक्ति प्रयत्न व भूल द्वारा भी प्रयास करता है। आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा, थर्ड का प्रयत्न है भूल का सिद्धांत पढ़ा होगा। वही यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो हम समाधान के लिए प्रयत्न करते हैं, जो व्यक्ति करता है प्रयत्न व भूल द्वारा ही उस समाधान को ढूंढता है, प्रयास करता है ढूंढने का। प्रयत्न व भूल स्तर से आगे बढ़कर प्रयत्न तथा प्रतीकों के सहायता से समस्या का समाधान किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि जो प्रयत्न व भूल स्तर से आगे बढ़कर, मतलब इससे भी आगे बढ़कर जो हम प्रयत्न व प्रतीकों की सहायता से समस्या का समाधान करते हैं, यानी कि समस्या का उपाय खोजते हैं कि समस्या किस प्रकार से हल की जाए। मन ही मन आंतरिक रूप से खोला जाता है, यही चिंतन, अर्थात किसी समस्या के उदय होने पर उसके समाधान के लिए चिंतन का उदय होता है। मान लीजिए आपके सामने कोई समस्या रखी है, हमारे सामने कोई समस्या रखी है, तो उसमें हम उस समस्या को हल करने के लिए हम कुछ ना कुछ सोचते हैं कि ये समस्या किस प्रकार से सॉल्व होगी। वही जो हम सोचते हैं वही हमारा क्या चलता है, उसे कहते हैं चिंतन कहते हैं। वही उसी समय हमारा चिंतन का उदय हो जाता है। फिर है परिभाषा। इसमें परिभाषा कौन कौन सी लिखेंगे। पहला है गैरेट के अनुसार। गैरेट ने कहा है कि चिंतन ऐसा व्यवहार है जो प्रायः उपलब्ध तथा लुप्त होता है, जिसमें संकेतों का प्रयोग किया जाता है। जो हमारा चिंतन होता है उसमें ऐसा व्यवहार का प्रयोग किया जाता है जो हमारे प्रायः उपलब्ध तथा लुप्त, मतलब जो हमारा पहले उपलब्ध होता है, कुछ जो हम चिंतन करते हो तो लुप्त होता ही है क्योंकि वो दिखाई नहीं देता जो हम सोचते हैं, जिसमें संकेतों का प्रयोग किया जाता है, मतलब सांकेतिक भाषा का प्रयोग हो सकता है। फिर है वुडवर्थ के अनुसार चिंतन किसी समस्या का हल खोजने की मानसिक प्रक्रिया है। जो चिंतन हम करते हैं, मतलब जो जिस समस्या को हल करने के लिए जो हम सोचते हैं वो क्या है, मानसिक क्रिया है, मानसिक प्रक्रिया है हल खोजने का। चिंतन की विशेषताएं कौन कौन सी है। पहला पॉइंट है आपका, चिंतन व्यक्ति समस्याओं को हल करती है। जो हमारा चिंतन होता है वो हमारी समस्याओं को हल करने में सहायता प्रदान करती है। दूसरा पॉइंट है, चिंतन मानसिक क्रियाओं का ज्ञानात्मक पक्ष है। जो हमारी चिंतन की प्रक्रिया होती है, मानसिक प्रक्रिया होती है, वो हमारे ज्ञान का ही एक पक्ष होता है। जब तक हमारे पक्ष में, मतलब ज्ञान का पक्ष, मतलब हमारे मानसिक में, मन में, दिमाग में जो है ज्ञान नहीं होगा तो हम सोच विचार नहीं कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है चिंतन प्रक्रिया जो मानसिक प्रक्रियाओं का एक ज्ञानात्मक पक्ष है। फिर आपका है चिंतन प्रत्ययों का पुनर्गठन। जब हम चिंतन प्रयत्न करते हैं वो हमारा पुनर्गठन होता रहता है कि हम इसके बारे में सोचते हैं तो हमारा उस समस्या को हल करने के लिए कई नए नए विचार आते रहते हैं। फिर फोर्थ, चिंतन
चिंतन प्रतीकात्मक व्यवहार है, मतलब प्रतीकों का व्यवहार कहा जाता है चिंतन को। फिर आपका है 5th पॉइंट, चिंतन की समस्या का ज्ञान समस्या हल में की जाती है। जो चिंतन की समस्या का जो ज्ञान होता है, जो समस्या खोजी जाती है, समस्या के बारे में सोचा जाता है, वो क्या कहलाता है? समस्या हल में जो हम सोचते हैं वो समस्या हल में प्रयोग करते हैं उस समस्या को हल करने के लिए। फिर 6ठा पॉइंट है आपका, विचार चिंतन का आधार होते हैं। जो हमारे मन में विचार उत्पन्न होते हैं वो चिंतन का आधार होते हैं। बिना विचार के हम चिंतन नहीं कर सकते हैं, इसलिए कहा जाता है विचार क्या है? चिंतन का आधार कहा जाता है। फिर 6ठा पॉइंट है, चिंतन समस्या का मानसिक समाधान है। जो हम चिंतन करते हैं वो हमारी समस्या का जो समस्या होती है उसका मानसिक समाधान से संबंध होता है। फिर 8 है, चिंतन में प्रत्यक्ष प्रतिमाओं प्रतीकों का प्रयोग होता है। जो हम चिंतन करते हैं उसमें प्रत्यक्ष और प्रतिमाओं जो आते हैं, हमारे प्रतीक आते हैं, उनका हम डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं या प्रयोग करते हैं। फिर चिंतन के सोपान कौन से हैं? वुडवर्थ ने बताया है कि इन्होंने चिंतन के 5 सोपान बताए। वुडवर्थ ने दिया है कि चिंतन के 5 सोपान होते हैं। तो पहला है लक्ष्य की ओर उन्मुख होना, मतलब लक्ष्य की ओर उन्मुख होना मतलब हमारा जो लक्ष्य होता है उसकी ओर हम बढ़ते रहें, मतलब उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम उस पर चिंतन करें या विचार करें। दूसरा पॉइंट है लक्ष्य प्राप्ति के लिए उन्मुख होना, मतलब जो हमारा लक्ष्य होता है पहले हमारा लक्ष्य बनता है कि हम इस लक्ष्य को मतलब ये हमें बनना है, मतलब कोई भी एम हो सकता है आपका, उस लक्ष्य को आप सोचते हैं पहले, फिर उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उस पर आप प्रयास करते हैं, मतलब आप उस पर कार्य करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, फिर उस लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। फिर आपका है तीसरा पॉइंट, पूर्व निरीक्षण तथ्यों अनुभव का स्मरण, मतलब जो पूर्व निरीक्षण किया जाता है या अनुभव किया जाता है तथ्यों पर, उसको हम याद करते हैं पहले। फिर है 4th पॉइंट, आंतरिक वाको गतियों एवं मुद्राओं का प्रयोग करना होगा बेटा यहाँ पर करना, जो हमारे आंतरिक मन में जो वाक गतियाँ चलती रहती हैं, मुद्राएं चलती रहती हैं, उनका हम प्रयोग करते हैं। फिर है पूर्व तथ्यों को नए रूप में संयोजित करना, जो हमारा पूर्व तथ्य होते हैं, पहले के जो तथ्य होते हैं या पॉइंट होते हैं, उनको हम नए रूपों में संयोजित करते रहते हैं, किस प्रकार से हम उसको नया रूप दे सकते हैं। फिर है आपका संरचना क्या होती है। कॉलेज का नाम, आप जिस कॉलेज में टीचिंग कर रहे होंगे उस कॉलेज का नाम यहाँ पर लिखेंगे कि इमारत अच्छी बनी है। कॉलेज की इमारत 2 मंजिल की है, प्रत्येक मंजिल पर कक्षाएं चलती है। आप जिस कॉलेज में टीचिंग कर रहे होंगे, आपकी जिस कॉलेज का बिल्डिंग होगी उसमें आप देख सकते हैं कि 1 मंजिल की बिल्डिंग है या 2 मंजिल की बिल्डिंग है या 3 मंजिल की बिल्डिंग है। आज जिस प्रकार से आपकी बिल्डिंग होगी, मान लो 3 मंजिल की बिल्डिंग है तो आप यहाँ पर 2 के स्थान पर 3 लिखेंगे, और इमारत अच्छी बनी है, किस प्रकार की बनी है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर प्रत्येक मंजिल पर कक्षाएं चलती हैं, मतलब फर्स्ट बिल्डिंग 3 बिल्डिंग है आपके पास वहाँ पर कॉलेज में, अगर फर्स्ट फ्लोर पर आपकी क्लास कक्षाएं चलती हैं, सेकंड फोर्थ और थर्ड पर नहीं चलती हैं, तो आप लिख सकते हैं कि प्रथम मंजिल पर कक्षाएँ चलती हैं और सेकंड मंजिल पर लैब है या कुछ कह सकते हैं। वहाँ पर प्रथम मंजिल पर नर्सरी से कक्षा 8 तक की कक्षाएँ चलती हैं तथा दूसरी मंजिल पर 9 से 12 तक की कक्षाएँ चलती हैं। आप प्रथम मंजिल पे कौन कौन सी कक्षाएं चलती हैं आप ये ध्यान रखेंगे आप अपने कॉलेज में, और दूसरी मंजिल पे कौन कौन सी कक्षाएं चलती हैं, और थर्ड बिल्डिंग पर क्या है, कौन सी कक्षाएं चलती हैं, या लैब है या पुस्तकालय है, आप ये ध्यान रखकर यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर है विद्यालय परिषद के आंतरिक खेल का मैदान तथा प्रयोगशाला भी हैं। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो विद्यालय परिषद है के अतिरिक्त जो है विद्यालय परिषद के अलावा भी खेल का मैदान है, प्रयोगशाला भी है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, पुस्तकालय भी है, लिख सकते हैं आप अगर हो विद्यालय में आपके। फिर आपका है विद्यालय भाग में प्रधानाचार्य तथा टीचिंग स्टाफ के लिए अलग कमरे हैं। जो हमारा विद्यालय बना है इसमें अलग से प्रधानाचार्य कक्ष भी है, टीचिंग स्टाफ के लिए भी अलग से रूम बनाया गया है, ये आप लिख सकते हैं। विद्यालय के प्रत्येक कमरे में से पर्याप्त खिड़कियाँ तथा दरवाजे हैं। जो विद्यालय के जो कमरे बने हुए हैं जिसमें कक्षाएं चलती हैं उसमें आप ध्यान रखेंगे कि ये खिड़की है या नहीं है, और अगर खिड़की हैं तो लिख सकते हैं पर्याप्त खिड़की हैं, 1 या 2 हैं तो आप लिख सकते हैं कक्षा में 1 या 2 खिड़कियाँ अवश्य लगाई गई हैं। विद्यालय में बिजली व पानी की उचित व्यवस्था की गई है। हर विद्यालय में ऐसी व्यवस्था होती है बिजली पानी की। जगह जगह अच्छे सुविचार लिखे हैं जो छात्रों और शिक्षकों को प्रेरणा देते हैं।
अगर आपके कॉलेज में सुविचार लिखे गए हैं तो आप लिख सकते हैं कि जगह जगह पर अच्छे सुविचार लिखे गए हैं। अगर नहीं लिखे गए हैं तो आप इस लाइन को ना लिखें, बेहतर रहेगा। प्रचार के ऑफिस के बाहर नोटिस बोर्ड लगा है, जो लगा है विद्यालय में छात्र छात्राओं के लिए सभी प्रकार की उचित व्यवस्था की गई। जो विद्यालय है उसमें छात्र छात्रों को बैठने के लिए उचित व्यवस्था की, पानी की व्यवस्था की गई है, शौचालय की व्यवस्था की गई है, पढ़ने के लिए पुस्तकालय की व्यवस्था की गई है, आप कह सकते हैं। फिर आपका आता है विद्यालय प्रशासन। विद्यालय प्रशासन कैसा है हमारा, इसके बारे में जानते हैं। विद्यालय जाने वाले प्रत्येक विद्यार्थी आसानी से विद्यालय तक पहुँचे हुए एवं शिक्षा प्रदान करते हैं तथा विद्यार्थियों के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास हो। विद्यालय के प्रचार भी एक व्यवहारिक तथा परिश्रमी ज्ञानी पुरुष हैं, वहाँ बहुत उच्च शैक्षिक योग्यता के हैं। हम बताया जा रहा है कि जो विद्यालय जानने वाले प्रत्येक विद्यार्थी जो हैं आसानी से विद्यालय तक पहुँच जाते हैं और शिक्षा को प्राप्त करते हैं। मतलब विद्यालय बहुत दूर नहीं है, वहाँ रास्ता जो बना हुआ अच्छा बना हुआ है तथा विद्यालय के विद्यार्थियों का संपूर्ण मतलब सार्वजनिक विकास पर ध्यान दिया जा रहा है, विकास हो रहा है। विद्यालय के जो प्राचार्य हैं, प्रधानाचार्य हैं, वो व्यवहारिक मतलब व्यवहार में अच्छे हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, ज्ञान है उनके पास, ज्ञानी पुरुष हैं, मतलब ज्ञान में उच्च हैं और उच्च शैक्षिक योग्यता मतलब उनके पास जो शैक्षिक योग्यता है बहुत उच्च है। और वे संपूर्ण शिक्षक स्टाफ कर्मचारियों का भी क्या करते हैं, पूर्ण सहयोग करते हैं, विद्यार्थियों का पूर्ण सहयोग करते हैं तथा बढ़ाने का प्रयास करते हैं। उनके अनुसार उन्हें शिक्षा देने का मुख्य उद्देश्य जो है संस्कार देना, जिम्मेदार एवं संवेदनशील नागरिक तथा आत्मनिर्भर व्यक्ति बनाना है। जो प्रधानाचार्य हैं वहाँ के, उनके अनुसार शिक्षा देने का मुख्य जो उद्देश्य है बच्चों में संस्कार देना है, संस्कार का विकास करना है, जिम्मेदारी का विकास करना है, संवेदनशीलता का विकास करना है, नागरिक तथा एक आत्मनिर्भर मतलब स्वयं एक आत्मनिर्भर मतलब अपने पैरों पर खड़े होकर अपना अच्छा एक व्यक्ति बन सके, ऐसा उद्देश्य है वहाँ के विद्यालयों में। विद्यालय में प्रत्येक विषय के विशेष अध्यापक हैं, जो हमारे जो विषय होती हैं सभी विषयों के विशेष मतलब अच्छे ज्ञान के टीचर उपलब्ध हैं वहाँ पर तथा सभी के शैक्षिक योग्यता उच्च स्तर की, जो वहाँ पर विद्यालय में शैक्षिक मतलब जो शिक्षण कार्य कर रहे हैं उनकी योग्यता जो है वो उच्च है, मतलब हाई लेवल के टीचर हैं तथा सभी की शैक्षिक योग्यता उच्च स्तर की तथा सभी शिक्षक परिश्रमी मेहनती तथा उनमें एकता की भावना है। अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो हमारे शिक्षक हैं वो कठिन मेहनत करते हैं और परिश्रमी भी हैं और एकता भी उनके बीच में बनी हुई है। प्रार्थना सभा जो है हमारी है, प्रेयर सभा जो होती है मॉर्निंग में, उसके बारे में जानते हैं। विज्ञान जो विद्यालय होता है ज्ञान का मंदिर होता है, ये सब लोग जानते हैं। जो हम विद्यालय में ज्ञान को प्राप्त करने जाते हैं इसलिए उसे ज्ञान का मंदिर कहा जाता है। छात्र छात्रा एवं छात्रा सुबह पहुंचकर पूरे समय विद्यालय में रहकर कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। जो हमारे छात्र और छात्राएं होते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं, वो सुबह अपने टाइम पर कॉलेज पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद वहां पर जितने समय तक रहते हैं उसमें कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं तथा उसे ग्रहण करते हैं। विद्यालय पाठ्यक्रम में प्रार्थना सभा एक महत्वपूर्ण भाग एवं अंग है। जो हमारा विद्यालय पाठ्यक्रम होता है उसमें प्रार्थना सभा का एक जो महत्वपूर्ण भाग दिया गया है उसे अंग माना गया है, जहां विद्यार्थियों को प्रार्थना के माध्यम से नैतिक गुणों और मूल्यों को सीख कर मन व हृदय में बैठाकर सदाचारी तथा संयम बनते हैं। जो हमारे विद्यार्थी हैं प्रार्थना के माध्यम से उन्हें नैतिक गुणों के बारे में सिखाया जाता है, मूल्यों के बारे में सीखते हैं और मन व हृदय में उसे बैठाकर सदाचारी मतलब सदाचारी व्यक्ति बनते हैं और संयमी मतलब संयम अब रखने की भावना का विकास होता है। फिर आपका है प्रार्थना सभा क्रियात्मकता के एक केंद्र के रूप में है, जहां छात्र अपनी आंतरिक प्रतिभाओं तथा गुणों का विद्यालय में मनाते हैं। जो हमारे प्रार्थना सभा होती है इसमें क्रियात्मक का केंद्र माना जाता है, कार्य का केंद्र माना जाता है, जहाँ छात्र अपनी आंतरिक क्रियाओं और प्रतिभाओं को विद्यालयों में गुणों के माध्यम से मनाते हैं, विद्यालय में मनाते हैं।
विद्यालय जो कि दिनचर्या का प्रारंभ जो होता है प्रार्थना सभा से ही होता है। जो विद्यालय का कार्य चलता है, दैनिक कार्य चलता है, वो पहले सर्वप्रथम प्रार्थना सभा ही होती है, जिससे हमारे कॉलेज का जो टाइम टेबल है उसी से चलता है। प्रार्थना से विद्यालय में छात्र छात्राओं में ईश्वर के प्रति आस्था तथा निष्ठा का भाव पैदा होता है। जो हमारे विद्यालय में प्रार्थना से, जो विद्यालय में प्रार्थना होती है, उससे जो छात्राएं होती हैं ईश्वर के प्रति आस्था मतलब आस्था रखते हैं और उस निष्ठा का भाव होता है, विश्वास बढ़ता है उनके पास प्रति ईश्वर के प्रति। फिर है आपका मूल्यांकन कैसे होगा। आप जहाँ टीचिंग करते हैं वहाँ पर आप यहाँ विद्यालय का नाम लिखेंगे इस स्थान पे। फिर छात्राध्यापक ने 16 सप्ताह का प्रशिक्षण किया। छात्र अध्यापक ने प्रधान अध्यापक से विद्यालय की परीक्षा प्रणाली के बारे में पता किया। जो हमारे विद्यालय में जहाँ पर आप पढ़ाते हैं वहाँ की परीक्षा प्रणाली की कैसी है, किस प्रकार से पेपर होता है, किस मेथड पर पेपर होता है, आपने वहाँ के बारे में सीखा और जाना प्रधानाध्यापक से। फिर है प्रधानाध्यापक जी ने बताया कि विद्यालय में प्रत्येक 3 माह के अंतराल पर परीक्षाएं कराई जाती हैं। प्रत्येक सत्र में त्रैमासिक, अर्धवार्षिक तथा वार्षिक परीक्षाएं होती हैं। प्रधानाचार्य ने बताया कि जो हमारे कॉलेज में 3 प्रकार से परीक्षाएं होती हैं। पहला होता है त्रैमासिक, फिर अर्धवार्षिक, फिर वार्षिक परीक्षा होती है। फिर बताया छात्राध्यापक ने पूछा कि प्रशिक्षण कार्य को प्रारंभ करने से पहले अर्धवार्षिक परीक्षा हो चुकी थी। जब छात्राध्यापक उस कॉलेज में गया था तो वहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षा और त्रैमासिक परीक्षा हो गई थी। अतः मूल्यांकन की प्रक्रिया के माध्यम से छात्राध्यापक ने सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में जाना। CCE पैटर्न के बारे को भी समझा। जो हमारा CCE पैटर्न होता था उसके बारे में भी सीखा, मतलब जो पर मंथ पेपर हुआ था उसके बारे में। छात्राध्यापक ने यह भी समझा कि प्रश्न पत्र किस प्रकार से बनाए जाते हैं एवं उनका मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाता है। छात्राध्यापक ने यह बताया, ने यह जाना या समझा कि जो प्रश्न पत्र होते हैं किस प्रकार से बनाए जाते हैं, किस प्रकार का प्रश्न पत्र होना चाहिए बच्चों के लिए, उसके बारे में सीखा। और मूल्यांकन प्रक्रिया किस प्रकार से होती है इसके बारे में भी सीखा। इस प्रक्रिया के माध्यम से छात्राध्यापक को प्राप्त हुई कि छात्रों का मूल्यांकन निरंतर होता रहता है। जो जो छात्राध्यापक तो था वहाँ पर उपलब्ध था, वहाँ पर प्रधानाध्यापक से पता किया कि जो बच्चों का जो मूल्यांकन होता है निरंतर होता रहता है। ये प्रधानाध्यापक ने छात्राध्यापक को बताया। यह जानकारी अतः 16 सप्ताह के प्रशिक्षण कार्य के चिंतन का प्रभाव छात्राध्यापक के शिक्षण कार्य में सकारात्मक रूप परिलक्षित होता है। अगर इस फाइल को आपको अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ये फाइल हम उम्मीद करते हैं ये फाइल आप अच्छी प्रकार से बना सकते हैं। तो दोस्तों अपने फ्रेंडों को भी शेयर कर दें जिससे इस वीडियो का लाभ उन्हें भी मिल सके। तब तक के लिए टेक केयर। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।